नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गौतम सत्यराज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ मन की बात करने के लिए। ये मंच निरंतर युवाओं को समर्पित है, युवा सोच को समर्पित है और आज विशिष्ट रूप से हम बात करेंगे हमारे देश के नौजवान सैनिकों की। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं कुलदीप कमांडो जी। आप जी का स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं चाहूँगा दर्शकों को अपने शब्दों के माध्यम से आप उनका अभिनंदन और स्वागत करें। मैं कुलदीप कमांडो, नरवाना इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी दर्शकों को मेरी ओर से हाथ जोड़कर प्रणाम। धन्यवाद सर। कुलदीप जी ब्लैक हैट कमांडो रहे हैं। आप जी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन नरवाना के प्रेसिडेंट हैं। आप जी घातक टीम में भी शामिल रहे हैं। कारगिल युद्ध के दौरान आप जी ने घातक टीम में अपनी सेवाएं दी हैं और RS पुरा में इन्होंने कारगिल का युद्ध अपनी आंखों से देखा है, अपनी बाहुबलों से जो है उसको जीत दिलाई है। मुझे लगता है युवाओं को ऐसी प्रेरणा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय में और उसी प्रेरणा को लेकर के आज ये मंच एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। विशिष्ट रूप से मैं चाहूँगा सर, पहला ही एक हमारा आप जी से प्रश्न रहेगा। ब्लैक हैट कमांडो, NSG ब्लैक हैट कमांडो जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्मी का, इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए। NSG ब्लैक हैट कमांडो यानी NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की दो टीमें होती हैं, एक SRG, एक SAG। SRG होती है स्पेशल रेंजर ग्रुप जो पैरामिलिट्री फोर्स से आती है। SAG होती है स्पेशल एक्शन ग्रुप। SRG का काम VIP प्रोटेक्शन करना, देश के बड़े बड़े जिसको बोलते हैं Z+ सिक्योरिटी है, उसको NSG की सिक्योरिटी देती है जी। वो हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेज की यूनिटें करती हैं। और इंडियन आर्मी से जो आते हैं उसको SAG स्पेशल एक्शन ग्रुप बोले तो अक्षरधाम में मंदिर पे गुजरात में अटैक हुआ था, जब हमारे NSG ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दुश्मन को वहाँ मारा था और अपने सभी देशवासियों को बचाया था। उसके बाद मुंबई में अटैक हुआ ताज होटल पे, तो तब भी हमारी देश की NSG ने ही वो ऑपरेशन करके, जिसमें कमांडो गजेंद्र हमारे शहीद हुए थे और कैप्टन मेजर उन्नी कृष्णन हमारे शहीद हुए थे, तो उसमें भी हमारी NSG ने जाके ऊपर से ताज अटैक के ऊपर से अपना हेलीकॉप्टर से ड्रॉप होके वहाँ अंदर इन्फिल्ट्रेशन करके सभी दुश्मन देश के जो आतंकवादी थे उनको सभी वहाँ मार गिराने का काम किया था। और हमारी भी काफ़ी जान माल की नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी हमने सभी आतंकवादियों को वहाँ मारने का काम हमारे NSG ने किया था। NSG एक भारतीय इंडियन आर्मी की टॉप मोस्ट फिजिकल जो कमांडो होते हैं उनकी एक यूनिटें हैं। 51, 52 और अपना स्पोर्ट्स वेपन वहाँ होते हैं। जो इंडियन आर्मी के यानी सबसे टॉप जवान होते हैं वो हमारे NSG ब्लैक हैट कमांडो में ऑन डेपुटेशन जाते हैं। जी जी कुलदीप जी, क्योंकि मुझे लगता है एक सैनिक अपने आप में बहुत सारा इतिहास समेटे हुए होता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि युवाओं को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास वैसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैं चाहूँगा हम शुरुआत आपके व्यक्तिगत जीवन से करें, क्योंकि शुरुआत में ही यदि पौधे में हमने एक अच्छा उसको वातावरण दिया तो तभी वो जा कर के फल फूल अच्छा देता है। आप जी का जो व्यक्तिगत जीवन रहा, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि मुझे देश सेवा में अपना योगदान देना है? मैं चाहूँगा आपका व्यक्तिगत जीवन हमारे दर्शकों तक स्पष्ट रूप से पहुँचे। जब बचपन था, 9वीं 10वीं में पढ़ते थे, सभी से सेना के बारे में बहुत उत्सुकता से जानते भी रहते थे। फिर मैं मात्र 19 साल का सेना में चला गया, यानी मैं 10वीं करी थी। 10वीं में कितना बच्चा होता है, और +1 के मैंने पेपर दिए थे, यानी +2 में मैं पढ़ता 98 1 जनवरी को मैंने आर्मी ज्वाइन की। और आर्मी ज्वाइन करने के बाद मैं राजपुताना रेजिमेंट में जाके अपना सेंटर में 9 महीने ट्रेनिंग की। और अक्टूबर 98 में मैंने राइफल में RS पुरा में ज्वाइन किया। और मैं छुट्टी आया हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपनी छुट्टी आया था और छुट्टी के दौरान जब पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे है, मुझे वहाँ से रिकॉल कर लिया गया जी। और अप्रैल माह में मैं 5 अप्रैल को जा गया, तो तब पता लगा कि भाई यहाँ माहौल काफ़ी हुआ है और हमारी कारगिल में दुश्मन देश के सैनिकों ने घुसपैठ कर ली है और अब युद्ध के ऐसे हालात बन गए हैं। तो उस RS पुरा में मुझे अपनी सेना में नौकरी के दौरान
अपने देश के लिए काम करने का मौका मिला। वहाँ बहुत सी आर्टिलरी, बहुत सी मतलब फायरिंग होती रहती थी। तो उस RS-पुरा में मैंने अपने कारगिल के दौरान अपनी सेवाएं दी और मेरे लिए एक गर्व का पल है कि मैं मतलब अगर सोचता हूँ कि आज तक लाइफ में मेरे लिए सबसे अच्छी 2 बातें हैं कि मैं NSG जैसी संस्था में रह के मैंने देश के लिए काम किया, और NSG कारगिल लड़ाई जैसी मतलब इतनी बड़ी उसका युद्ध का मैं उस लड़ाई का हिस्सा रहा। मुझे ये मेरे लिए गर्व की बात है कि भाई कारगिल लड़ाई मैंने अटेंड की। सर, ये आपके लिए तो है ही गर्व की बात, लेकिन ये हम सब के लिए भी गर्व की बात है कि हमारे कुलदीप जी हैं, उन्होंने कारगिल की लड़ाई को बड़ा करीब से देखा है, वहाँ के जो हालात रहे उनको बड़ा करीब से समझा है, और वहाँ जो लड़ाइयाँ लड़ी गई उनमें अपना योगदान भरपूर रूप से आप जी ने दिया है। मैं चाहूँगा जो कारगिल की जो लड़ाई हुई थी उसकी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचे, उसका कारण क्या था और किस कारण से क्या क्या परिस्थितियाँ वहाँ ऐसी बनी। जो कारगिल और द्रास सेक्टर का जो एरिया है जी, वो काफ़ी दूर दराज का एरिया है। वहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। सितंबर अक्टूबर में हमारी सेनाएं क्या करता है, थोड़ी नीचे आ जाती हैं जी, और जैसे ही फिर बर्फ़ पिघलती है, अब मार्च अप्रैल में फिर हमारी सेना ऊपर फिर अपने उस पर चली जाती हैं। जैसे ही हमारी सेना सितंबर अक्टूबर में नीचे आई, कुछ अपने नीचे रियर में रहती हैं, तो दुश्मन देश ने क्या किया, उसी दौरान हमारा फ़ायदा उठा के उनके सैनिक हमारे बैंकरों में बैठ गए। और जैसे ही मार्च अप्रैल का महीना शुरू हुआ, मार्च का महीना, तो कुछ बकरवाल थे वो वहाँ अपने भेड़ बकरी लेके गए, तो उन्होंने कहा कि वहाँ तो फौज बैठी है। उनको नहीं पता था कि भाई ये इंडियन आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी है। तब जाके हमारी एक मतलब इंडियन आर्मी की ग्रेनेडियर रेजिमेंट के कुछ सैनिक, एक घातक टीम वहाँ गई, तो उनमें से वो 22-23 से उनमें से तकरीबन 8-7 की वहाँ मतलब शहीद हो गए और वो वापस आए। तब उन्हें उसके बाद हमारी कैप्टन सौरभ कालिया जो फौरजाट से थे, उस टाइम वो एक अपनी पेट्रोलिंग लेके गए, तो कैप्टन सौरभ कालिया की पूरी टीम को पाकिस्तान ने वहाँ उनने गिरफ्त में ले लिया। और उनके साथ ऐसी बर्बरता की कि भाई जब मैंने अपनी आंखों से भी कैप्टन सौरभ कालिया का सब देखा है कि उनने नाखून फाड़ना, मतलब इतनी टॉर्चर, आंखों में यहाँ कील मेख गाड़ना, मतलब इतना ऐसा उन्हें किया। लेकिन जब हर सैनिक का खून खोल रहा था और फिर दुश्मन को कारगिल में वो सबक सिखाया 1999 से लेके आज तक, वो ऐसी हिमाकत नहीं कर पाया कि हमारे देश पे ऐसा कुछ करे। लेकिन फिर भी वो छुटपुट घटनाएं, हमारे देश में आतंकवादी भेजना, ये उसके दुश्मन देश की एक प्लानिंग है। लेकिन हम इसका भी लगातार हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बिल्कुल, ये तो है ही, क्योंकि आज हम अगर इस देश में सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं और ये देश लगातार विकास कर रहा है, विकास के पथ पर बढ़ रहा है, तो उसका कारण मुझे लगता है उसका आधार जो है हमारे सैनिक हैं, हमारी आर्मी है। और मुझे लगता है कि उनका जो योगदान इस देश के प्रति है वो बिल्कुल हम लोग भूल नहीं सकते हैं, किसी भी हालात में नहीं भूल सकते। तो एक प्रश्न मेरा है, क्योंकि मैं मानसिक रूप से बड़ा जानने का हमेशा इच्छुक रहता हूँ जी, जब युद्ध की परिस्थिति बनती है, क्योंकि मानवीय दिमाग है और इसमें विचारों का आना जाना निरंतर लगा ही रहता है, तो जिस समय आप युद्ध के क्षेत्र में खड़े होते हैं उस समय मानसिक स्थिति किस प्रकार की होती है, ये मुझे जानना है। जब हम युद्ध के क्षेत्र में होता है तो मैं बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ 100% हर एक सैनिक के दिल में इतना जोश होता है, इतना जज्बा होता है, तो वो सोचता है कि जिस काम के लिए मुझे भारत सरकार ने भर्ती किया है, आज वो काम करने का मुझे मौका मिला है। और हर सैनिक की इच्छा होती है कि सबसे पहले इस दुश्मन से मैं टकराऊं, मैं अपनी यूनिट के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज का नाम ऊंचा करूं। और वो कभी नहीं चाहता कि भाई मैं ना लड़ाई में जाऊं। हर सैनिक की इच्छा रहती है कि सबसे पहले मैं जाऊं। वो परिणाम से नहीं डरता, नुकसान युद्ध का हिस्सा है, वो इन चीज़ों को बिल्कुल सोचता भी नहीं, लेकिन उसमें इतना जोश होता है। जैसे कारगिल लड़ाई के दौरान मेरी उम्र 20 से 21 साल के बीच थी, लेकिन मुझे इतना चाव था कि कब पाकिस्तान में मुझे घुसने का मौका मिले, कब पाकिस्तान में मुझे अटैक करने का मौका मिले। जैसे हम घातक टीम में थे, पूरा जब भी ऐसी सिचुएशन, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि भाई घातक टीम को जाना है पाकिस्तान का, वो बैंकर बर्बाद करना है, वो बैंकर, पूरी एक एक चीज़ डिटेल में थी। लेकिन हमको उसके बड़ा चाव रहता था कि कब जाएं और कब बर्बाद करें। हमको पीछे कोई डरने वाली ये तो बड़ी मतलब कहीं लगता ही नहीं था कोई ऐसी भी बात होती है। कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि भाई होगा क्या, ऐसा मन में भी नहीं आया। सिर्फ एक ही था कि कब जाके देश के लिए लड़ाई लड़ूं, कब जाके अपने दुश्मन से टकराऊं, कब जाके मैं भारत माँ की रक्षा करूं, कब पूरी भारत भूमि की मैं रक्षा करूं। ऐसा दिमाग में रहता है और कुछ नहीं। बिल्कुल सर, सैल्यूट है हमारे सैनिकों को
क्योंकि मानसिकता एक ऐसा विषय है कि आप जिस भी अवस्था में जहाँ भी खड़े हैं कहीं ना कहीं वो अपना प्रभाव दिखाती है। लेकिन जब एक सैनिक अपनी सीमा पर देश की रक्षा के लिए खड़ा होता है तो वो ना अपने जीवन की चिंता करता है, ना अपने परिवार की चिंता करता है, और वो बेधड़क खड़ा होकर के दुश्मन को ललकारता है कि यदि मेरे देश पर कोई आँच आई तो मैं अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ। और कहीं ना कहीं दुश्मन को भी ये चीज़ चुभती होगी कि हमारी इंडियन आर्मी में कुछ तो ऐसी बात है कि जो औरों में नहीं है। मैं एक बार फिर दिल से सैल्यूट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ हमारे सैनिकों को। आप जी ने बड़ा करीब से वार को देखा है और बड़ा करीब से उन परिस्थितियों को देखा है जो एक सैनिक के प्रति हम लोग नहीं देख पाए हैं। हमारे लिए मात्र वो शायद एक रील में ही वार चलती है, क्योंकि प्रेजेंट में जो सिचुएशन बनी पाकिस्तान और भारत की जो युद्ध की परिस्थिति अभी बनी थी, युवाओं के लिए या हम लोगों के लिए वो एकमात्र एक सोशल मीडिया का इवेंट था। मैं ये रियलिटी कह रहा हूँ क्योंकि वो था ही ऐसा। लेकिन जो सैनिक वास्तविक रूप से वहाँ लड़ रहे थे, उनकी मानसिक स्थिति, उनकी परिस्थिति, मुझे लगता है कि उसमें और रील की दुनिया में बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं चाहूँगा सर, जो प्रेजेंट में अभी जो ये सिचुएशन बनी है युद्ध की, इसके बारे में आपकी क्या व्यक्तिगत विचार हैं? ऐसा है, पाकिस्तान को हम समय समय पर हमारी भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देती है, और जैसे हमारा वो नुकसान करने की कोशिश करती है, हम उसको इतना मारते हैं कि वो फिर पजल हो गए, वो दिमाग कुछ दिन बाद वो बोलते हैं कुत्ते की पूंछ टेढ़ी नहीं होती तो उसको काट ही देना चाहिए। तो इस तरह सेना हमारा काम करती है। जो अभी स्थिति बनी, हमारी बहनों को पहलगांव में हमला किया, वहाँ हमारे मतलब बहनों का सिंदूर मिटाया, तो वो भारत सरकार और सेना ने मिलकर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, ऑपरेशन सिंदूर। यानी एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश करी। वहाँ जाके हमने, हमारी सेनाओं ने, तीनों सेनाओं ने दुश्मन देश में घुसकर दुश्मन के चुनिंदा उन आतंकवादी कैंपों पे अटैक किए और आतंकवादियों को ध्वस्त करने का काम किया, और ऐसा सबक सिखाया कि हमारा लक्ष्य भी पूरा हो गया और हमें जान माल की बहुत कम हानि हुई। तो मैं तो कहता हूँ कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने का भी वक्त आ गया है। और जिस तरह से 1971 में इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया, अब आशय में है कि हम बलूचिस्तान को भी आज़ाद करा के हम एक और देश को आज़ाद करा के पुण्य के भागीदार बने। ऐसी हमारी सेना और सरकार को करना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि वर्तमान स्थितियों में हमने देखा है जो हमारी आर्मी ने जो एक उत्साह दिखाया है अपना इस देश की रक्षा के प्रति, और ख़ासकर सर मैं बात करूं, 2 बेटियों ने दिखाया है, 2 महिलाओं ने जो है पूरे राष्ट्र को समर्पित होकर के मैसेज दिया पूरे विश्व को कि किस प्रकार से भारत ने इस मिशन को अंजाम दिया और किस प्रकार से वो सफल रहा। सर मैं चाहूँगा आर्मी के दौरान महिलाओं की जो भूमिका रही है उस पर भी आप अवश्य प्रकाश डालें। आर्मी के दौरान महिलाओं की जो भूमिका है, आर्मी में हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जाती हैं। अभी हमारी 2 बहनें व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया ने जो काम किया वही हमारी मतलब एक बहुत बड़ी सुंदरता है इस देश की। हमारी बहनों ने जाके जिस तरह दुश्मन को धूल चटाई और ये मैसेज दिया कि भाई तुम सिंदूर उजाड़ने की जिनको बात करते हैं, वही महिलाएं तुमको नाकों चने चबा सकती हैं, तुमको मतलब उनने एक ऐसा, दोनों बहनों ने मैसेज दिया कि भाई भारत का दुश्मन वर्ल्ड की किसी भी धरती पे सेफ नहीं है, हम उसको घुसकर मारने में हमारी इंडियन आर्मी आज के दिन सक्सेस बिल्कुल बिल्कुल ये है सर। और इस बीच में यदि मैं एक प्रश्न आपसे करूं, क्योंकि मुझे लगता है जो इस बार की वार की जो सिचुएशन बनी है वो धर्म को लेकर के बनी है। जिस प्रकार से हमारे नागरिकों को वहाँ मारा गया धर्म पूछ करके, बड़ी मैं कैमरे पर शायद वो शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन बड़ा गलत भी रहा, क्योंकि धर्म के आधार पर यदि किसी को मारा जा रहा है या बेवजह अपने धर्म को थोपा जा रहा है, तो यहाँ हम लोग एक सैनिक की दृष्टि से क्या विचार अपना प्रस्तुत करना चाहेंगे? ऐसा है, वो दुश्मन देश की एक ट्रेजरी, वो उसकी एक सोच है कि मैं धार्मिक चीज़ों लाके भारत में एक विवाद खड़ा करूं। उनने पूछ के मारा कि भाई आपका धर्म क्या है, एक धर्म के लोगों को मारना, वो हमारे देश को एक तोड़ने जैसी बात थी। लेकिन एक सैनिक कभी नहीं सोचता, जब उसको दुश्मन दिखाई देता है धर्म से, सबसे पहले वो अपने भारत माता की रक्षा करता है। और हमारी भारत माता जिसके लिए माता है, वो किसी भी धर्म का हो, भारत माता सबके लिए हमारी भारत माता है। इसके लिए हमें प्राणों की जब
बाजी भी लगानी पड़े तो हमें भारत माँ के लिए प्राणों की बाजी लगा देनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बात है। और मैं तो सीधा सा कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की सेना में और हमारी सेना में यही अंतर है, हम लोग मानवीय चेतना को सबसे आगे रखते हैं और वहाँ की जो आर्मी है वो लोग कट्टरता को सबसे आगे रखती है। हमारे यहाँ तो मतलब यदि हमसे जाने अनजाने में किसी जीव को भी अगर हानि पहुँच जाए तो हम वहाँ भी क्षमा याचना करते हैं। और ये हमारी भारतीय सेना की बड़ी खूबसूरत बात है, यहाँ ना तो धर्म की बाउंडेशन है, ना किसी जात पात की बाउंडेशन है, हम यहाँ एक होकर के काम करते हैं। और उसका उदाहरण तो सर प्रेजेंट में दिया ही गया है। बहन कर्नल जो थी कर्नल सोफिया जी, जिन्होंने अभी प्रेजेंट किया पूरा। और मतलब जो पूरे देश में एक माहौल बनाया गया था हिंदू मुस्लिम को बांटने का और जातियों में बांटने का, मुझे लगता है दुश्मनों की वो चाल कहीं ना कहीं फेल हो गई है। और हमारा ये भारत देश अखंड है, अखंड था और अखंड ही रहेगा। मुझे लगता है कि इस चेतना को हम सब ने साक्षात्कार स्वरूप इस बार दे दिया है। सर मैं चाहूँगा इसी बीच एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी और हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक नाम है अजय डोभाल जी का, और उनको कहा जा रहा है कि वो आज के युग की भगत सिंह हैं। मैं चाहूँगा उनके जीवन पर आप थोड़ा सा प्रकाश अवश्य डालिए। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों तक वो बात पहुँचे कि अजय डोभाल जी कौन है। मैं अगर अपने व्यक्तिगत जीवन की बात बताऊँ, तब मैं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ता था तो मैंने ध्यानचंद जी के बारे में पढ़ा जी। भाई ध्यानचंद एक भारतीय एक ऐसे सैनिक थे जिनकी हॉकी में बोलते थे स्टिक में जादू है जी। यानी वो एक बार अगर उनकी गोल उनकी स्टिक से लग गया बॉल तो वो गोल में ही जाके रुकती थी। ऐसा भी बताते हैं कि भाई एक बार इंटरनेशनल मैच ओलंपिक लेवल के मैच में भी उसने कंप्लेंट की कि भाई ये नहीं है, क्योंकि उनका इतना तजुर्बा था। जब वो बॉल को मारते थे तो वो सीधी पाइप के लग के अंदर जाती थी, वो बॉल बार बार जा रही थी, तो उसने ऑब्जेक्शन किया। जब वो मापे तो एक्चुअल में वो उसमें कुछ मिस्टेक थी इंच सेंटीमीटर की, तो उनका इतना अनुभव था। तो तब उन बताते हैं हिटलर ने उनको अपनी सेना में सेनापति बनाने के लिए बोला, लेकिन उसने कहा कि मैं भारतीय सेना में एक सिपाही ही बेशक हूँ, लेकिन मुझे भारत माँ का ही काम करना है, भारत माँ की ही रक्षा करनी है। तो उसने एक जर्नल का पद भी ठुकरा दिया। मैं उससे इतना प्रभावित था, मैं तब सोचता था कि मुझे सेना में जाना चाहिए और ऐसा काम। अभी अजीत डोभाल, उसके बाद मैंने अजीत डोभाल को काफ़ी गूगल पे सर्च किया है, अजीत डोभाल के बारे में पढ़ा भी है। अजीत डोभाल हमारे एक आईपीएस बैच के 1971 के शायद उसके आसपास के वो बैच के अधिकारी, वो जाके उन्होंने नागालैंड में एक ऐसा काम किया, मतलब उधर आतंकवाद था, उस आतंकवाद को दबाना। 6 साल में इंदिरा जी ने, जो हमारा राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार है, बताते हैं कि वो 20 साल में किसी पुलिस महकमे में इस तरह की सर्विस में मिलता है, उसको संसद में चेंज करके 6 साल का बनाना। उसके बाद भारतीय एजेंसियों का उस पर नज़र, बोलते हैं जोरी, या तो अगर आप हीरा नहीं हो या फिर आपको पहचानने वाला आपके पास जोहरी नहीं है। हमारे पास हीरा भी अजीत डोभाल थे और हमारी बड़ी एजेंसियां जोहरी भी हमारे पास थी, तो उन्होंने अजीत डोभाल जी को पहचाना। वो पाकिस्तान में गए, बताते हैं कराची में उन्होंने जूती रिपेयर करने का काम किया, एक मोची का काम करके। एक आईपीएस होते हुए भारत में इतनी आसान, इतनी लग्जरी लाइफ जी सकता था, लेकिन उसने देश को चुना। 3 साल उसने कराची में काम किया, 3 साल उसने लाहौर में काम किया, और उसने दुश्मन देश की बहुत बड़ी सूचनाएं हमारे को दी। और ऐसे अगर हमने, मतलब हम सोचते हैं कि ठीक है भगत सिंह जैसे ना देखे हों, लेकिन अजीत डोभाल जैसे हमने नेता देख लिए तो हमारे वो भगत सिंह जैसी की पूर्ति हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जी ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान में रह करके आईपीएस कैटेगरी में आने के बाद एक अच्छे ऑफिसर होने के बावजूद भी उन्होंने वहाँ बहुत निम्न स्तर का काम करना शुरू किया और अपने देश की सेवा वहाँ बैठ करके की। और सर मैंने सुना था इस बीच उनको एक बार पकड़ा भी गया था। अजीत डोभाल को पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों ने एक बार पकड़ भी लिया था। उनका ऐसा था, मैंने क्योंकि अजीत डोभाल के मैं अजीत डोभाल का बहुत बड़ा फैन भी हूँ, तो वो बताते हैं, उन्हें अजीत डोभाल ने खुद बताया कि उसके कान में छेद था, इस करके उसको पकड़ा गया हिंदू। लेकिन फिर भी वो उनको चकमा देने में सफल रहा और देश के लिए काम किया, और दुश्मन देश की छोटी छोटी सूचनाएं भेजकर तो उन्हें अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। हम आज भी देखते हैं पाकिस्तान, जब भी अजीत डोभाल कहीं जाता है तो मैं पाकिस्तान मीडिया के चैनल जरूर देखता हूं, तो पाकिस्तान मीडिया भी ऐसे बोलता है वो गया है आपका तुम्हारा बाप अजीत डोभाल, उससे कौन सुलटेगा। मतलब अजीत डोभाल का खौफ भी हमारी सेना के जैसा ही पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की मीडिया में आज तक कायम है।
और मैं तो कहूँगा इस धरती पर जो भी कोई जन्म लेता है वो सब ही, मुझे लगता है हर एक बच्चा अजीत डोभाल जैसा बनना चाहेगा। और उनके विषय में बहुत सारी सर्चिंग और आपसे बहुत सारी जानकारी हमें मिली है। इसी बीच एक प्रश्न हमारा रहेगा सर, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों पर हम बात कर रहे हैं और जब किसी भी प्रेजेंट सिचुएशन को हम लोग देखते हैं तो उसके इतिहास में जाना बड़ा ज़रूरी है। तो हम चाहेंगे कि जो वर्तमान परिस्थितियों में हमारी आर्मी को जो थोड़ी सी छूट दी गई है कि आप अपने निर्णय स्वयं लीजिए, और उसी का मुझे लगता है ये फल है कि आज हमारी आर्मी बहुत सशक्त आर्मी है और अपने निर्णय स्वयं लेकर के वो, मुझे लगता है कि वो सेंटर से आने वाले आदेशों का बहुत कम इंतज़ार होता है, अब ऑन द स्पॉट एक्शन ले लिया जाता है। तो मैं चाहूँगा सर, हालांकि राजनीतिक प्रश्न है लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाला जाए। क्या वर्तमान सरकार ने मतलब जिस प्रकार से नीतियाँ तैयार की हैं हमारी फौज को लेकर के, क्या वो सही हैं? जैसे 1971 की बात है, हमारी मतलब बांग्लादेश को आज़ाद कराना, उसके बाद जैसे देश पर एक बार जब भी मतलब ऐसी मुसीबत आई सरकार ऐसी लेती हैं, और वर्तमान में जो सरकार ने फैसला लिया और जो सेना को खुली छूट दी और सेना ने बड़े 2-3 दिन में हमारा जो लक्ष्य था वो हासिल किया और दुश्मन देश को ऐसा सबक सिखाया कि वो सोचने में मजबूर है क्या हुआ। मतलब वो एक हंसी के पात्र हैं। जैसे बोलते हैं कि हमने इंडियन आर्मी के जो ड्रोन आए सब, जो 7 तारीख को ड्रोन ने अटैक किया, तो हमने इसलिए नहीं गिराए कि हमारी लोकेशन वो हो जाए, क्योंकि मतलब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, वो कुछ नहीं, क्योंकि आज हमारी सेना इतनी मजबूत है और इसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से केंद्र सरकार का भी एक अहम योगदान, अच्छा नेतृत्व देश को मिल रहा है, तभी हमारी सेना काम भी कर रही है। तो क्या मैं डायरेक्ट एक चीज़ कह सकता हूँ कि ये पूरा श्रेय हम मोदी जी को दे सकते हैं? पूरा श्रेय तीनों सेनाओं को जाता है जी। मतलब सेनाएं काम करती हैं, सेना से ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व भी मुझे लगता है बहुत अच्छा है। वो भी सेना के साथ कदम में कदम मिलाकर काम किया है। 2-3 जब देश पर विपत्ति आई तो उसमें भी केंद्र ने जो का नेतृत्व था माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, उनका भी एक यहाँ जो सेनाओं को छूट देने के लिए इस मतलब यह भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और अपना काम भी कर लिया और देश को युद्ध से भी बचा लिया। जी जी, मतलब ये बहुत अच्छी है ये जो स्ट्रेटेजी हमारे लोगों ने अपनाई है, हमारे नेताओं ने अपनाई है। और इसी के साथ वर्तमान में जो है मोदी जी का नाम हम लोग इंदिरा गांधी जी के समय से जोड़ के दिखा रहे हैं। आजकल मीडिया पर भी यही चल रहा है, कहीं कमियाँ इंदिरा जी की बता रहे हैं, कहीं कमियाँ मोदी जी की बताई जा रही है। मुझे लगता है कि उस समय देश की परिस्थितियाँ कुछ अलग थी, उस समय जो निर्णय इंदिरा जी ने लिए होंगे वो सही थे। इस समय जो परिस्थितियाँ हैं और जो निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिए वो सही हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंदिरा जी का भी देश के लिए कम योगदान नहीं है जी। उससे पहले नेहरू जी की बात करते हैं, ये जो POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये समस्या कहाँ से शुरू हुई जी। जैसे ही देश आज़ाद हुआ 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश हो गए, तो क्या था, जैसे जम्मू कश्मीर एक अलग वो था, और उसमें क्या है मतलब पाक ने उस पर चढ़ाई शुरू कर दी, पाक ने उस पर आक्रमण कर दिया। राजा हरि सिंह ने जो भारत का ही हिस्सा जम्मू कश्मीर था उसने विलय पत्र पर साइन करके भारत में विलय करने की घोषणा कर दी। उससे जो हमारे माननीय उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को उस केस को UNO में गए, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पंचायत है, उनने कहा कि भाई आप इसको युद्ध को यहीं रोको, उसके बाद कोई फायदा। आज भी वो लाइन ऑफ कंट्रोल, वो आज भी एक समस्या जड़ है। वो हो सकता है माननीय नेहरू जी में, लेकिन वो वहाँ से एक समस्या पैदा हुई, वो अलग बात है, क्योंकि वो स्थिति ऐसी थी। उसके बाद इंदिरा जी ने जो देश के लिए काम किया वो बहुत अच्छा, क्योंकि जो एक बांग्लादेश पे जो कब्जा किए हुए था, वहाँ की सारी खनिज संपदाएं वो पाकिस्तान में यूज करता था, तो इंदिरा जी ने उसको आज़ाद कराने का काम किया। अब मैं सोचता हूँ मोदी जी को भी बलूचिस्तान आज़ाद करा ले लेना चाहिए। बिल्कुल, ये तो एक नया आगाज़ है और अखंड भारत की परिकल्पना मुझे लगता है पूरा देश लेकर के चला है और आने वाले समय में वो बिल्कुल साकार होगी। अभी बात कुलदीप जी ने हमें बताया है कि जिस समय जो परिस्थिति बनती है, वर्तमान परिस्थितियों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और जो इतिहास की जो परिस्थिति थी उस समय, वो चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो चाहे इंदिरा गांधी जी हैं, या अन्य जितने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी एक परिस्थिति को देखते हुए उचित ही निर्णय लिया था।
ये कहना मुझे लगता है कि हम भारतीयों को छोड़ देना चाहिए कि उस नेता ने गलत किया, इस नेता ने ठीक किया। मुझे लगता है कि हमें प्रेजेंट सिचुएशन पर ध्यान देना चाहिए। जो वर्तमान परिस्थितियाँ हमारी चल रही हैं, हम वहाँ कहीं ना कहीं सोचें और जो निर्णय लगते हैं कि ये लेने चाहिए वो लें। ये बहुत बढ़िया है सर, क्योंकि मुझे लगता है कि युवाओं तक ये बात पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, भले ही आज हम इस युग में फ़ोन से बंधे रह गए हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी तो जानकारी कम से कम सीमा के बारे में, वहाँ के जीवन के बारे में, जो सैनिकों का जो योगदान हमारे भारत को बनाने में रहा है, वो भी युवाओं तक पहुँचे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पॉडकास्ट को देख के कोई ना कोई युवा दिमाग में अवश्य एक बात लेकर के आएगा कि मुझे भी अपने देश की सीमा पर जाना है और अपने देश की रक्षा करना है। और मैं तो कहूँगा आप सीमा के अंदर रहकर भी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हमारे बीच में हैं कि हम देश की सेवा यहाँ देश में रहकर भी कर सकते हैं सर। इसी बीच सर मैं चाहूँगा एक प्रश्न और बड़ा मार्मिक प्रश्न मेरे पास है, क्योंकि इस प्रश्न को लेकर के एक परिवार का भी हमसे एक विचार साझा हुआ था। उन्होंने कहा था कि जो शहीद परिवार हैं, जिनके मुझे अभी हाल ही की एक रिपोर्ट थी कि एक ही बेटा था, फौज में था, शहीद हो गया, एक बूढ़ी माँ वहाँ बचती है। तो जो देश की रक्षा करते करते जो शहीद हो जाते हैं, पीछे से जो परिवार बच जाता है, मुझे लगता है वो बहुत मार्मिक सिचुएशन है, बहुत दुखद वहाँ एक भाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि एक ही बेटा है, वो शहीद हो गया है और संभालने वाला कोई घर में है नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में शहीद परिवारों के लिए हमें अपना योगदान किस प्रकार से देना चाहिए? मैं चाहूँगा हमारे युवाओं तक ये संदेश जरूर पहुँचे। वर्तमान में जैसे जींद जिला से बात करें, वर्तमान में यहाँ 70 के आसपास, 65 और 70 के बीच लगभग शहीद हुए हैं अभी तक जी। और जो वर्तमान में उनके जो परिवार जी रहे हैं, उनकी घर मतलब शहीदों की विधवा हैं, वीर नारी जिसको हम बोलते हैं, वो भी 46-47 का आंकड़ा मतलब अपने जींद का है। तो मैं सोचता हूँ कि भाई जब भी कोई शहीद होता है, सरकारें अपने लेवल पे मदद करती हैं, बहुत मदद करती हैं। ऐसा नहीं कि सरकारों ने अनदेखा किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे जहाँ तक, मैं भी बहुत शहीद परिवारों से जुड़ा हूँ, तो सरकारों ने बहुत, लेकिन उसके बाद एक समाज का भी हमारा वो बनता है कि भाई एक पूरा जींद जिला जिसकी जनसंख्या लगभग 20 लाख के आसपास हो और उसमें 50 परिवार शहीद हों, बहुत ही एक वो है। तो हमारे को चाहिए कि ऐसा ही हमको कोई शहीद परिवार मिले, या हमसे कभी मिलना हो, या हमारे आसपास में हो, कम से कम महीना 2 महीना, कम ज़्यादा नहीं 6 महीने का हर आदमी का कर्तव्य बनता है। उनसे बात करे, उनकी कोई चिंता है वो पूछे, उनसे बात शेयर करे, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में जी रहे होते हैं, क्योंकि उनका मतलब सब कुछ चला जाता है। उसके बाद मतलब मेरी नॉलेज में ऐसे भी वीर नारी हैं जो 18 या 19-20 साल तक विधवा होगी, उसने कैसा जीवन जिया है, आप एक कल्पना नहीं कर सकते। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि भाई शहीद परिवारों का सम्मान करें, और सिर्फ सम्मान मन से नहीं, उनको कभी काम भी आए। तो मैं तो ये भी चाहता हूँ कि भाई जिसको लगता है कि मैं सक्षम हूँ, उनको एक शहीद परिवार की जिम्मेवारी ले लेनी चाहिए। वो 2 महीने में जाए, हो सकता है तो 1 महीने में बात करे, 2 महीने में जाए, और उनकी कोई भी ऐसी हो उसकी चिंता करे, उसकी सोल्यूशन भी ढूंढे और उनकी मदद भी करे। मैं हर नागरिक, भारतवर्ष के हर नागरिक से ऐसा विनती करता हूं कि शहीद परिवारों के बारे में ज़रूर थोड़ा चिंतन करें। जी बिल्कुल, क्योंकि जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति हमारे राष्ट्र के लिए दे दी है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उन बहुत सम्मानित पुण्य आत्माओं के परिवार को हम अपना सम्मान अर्पित करें। यदि कोई शहीद का परिवार हमारे आसपास है या आसपास नहीं, तो हम लोग उसको ढूंढ लें, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे युवा लड़के लड़कियां इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। क्यों ना एक हम बेटा बेटी बन कर के उनकी सेवा करें। कोई माता है तो उनको जा कर के उनको एहसास करें कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ हूँ, आपका बेटा मैं अब हूँ। तो हम ऐसा एक अभियान शुरू कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और आप जी ने मुझे पॉडकास्ट से पहले एक बात मुझे बताई थी कि आप भी एक परिवार से जुड़ते हैं, उनके साथ आपने बातचीत किया और हमेशा उनसे मिलते भी हैं। तो मैं चाहूँगा उस परिवार के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, ताकि दर्शकों तक सीधी बात ये पहुँचे। मैं बहुत से कहने का मतलब बहुत से शहीद परिवार हैं
भाई जो 47 में कम से कम 3-4 परिवार ऐसे हैं शहीद गए जिनसे मैं मिलता हूँ। जब भी मैं उनसे बात लगातार करता रहता हूँ तब भी मुझे लगता है उनके लिए कुछ करना चाहिए। उनका कोई भी काम होता है मैं मतलब मन से कभी नहीं सोचता, वो मैं सोचता हूँ कि मेरे परिवार ने, मेरे बच्चे ने, बिल्कुल, मेरी बहन ने जी। मुझे कोई काम बताया है, मैं इस तरह काम करूँ। जब भी उन शहीद परिवारों का विधवा है या उनके बच्चे हैं, जब भी मुझे कोई, मैं उनसे बात करता हूँ और उनसे मैं इतना फ्रेंडली हूँ कि वो मुझे लगता है कि शायद वो कभी घर वालों को भी जो बात उनके बच्चे बोलते हैं, कहने में बोलते हैं मुझे वो चाहिए, तो वो मुझे बोलते हैं कि मतलब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, और तो मैं उनको अपना परिवार की तरह ट्रीट करता हूँ और अपने परिवार समझ के उनकी मैं मदद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये प्रेरणा है हम सब के लिए। और सर हमारी जैसे बात चल रही थी तो मैं चाहूँगा कि मेडल को लेकर के एक बड़ा कंक्लूजन हमारे युवाओं के बीच में रहता है, कौन सा मेडल किस टाइम पे दिया जाता है। तो चाहूँगा सर जो जैसे परमवीर चक्र है, शौर्य चक्र है, और भी बहुत सारे ऐसे मेडल्स हैं जो राष्ट्रपति जी द्वारा हमारे सैनिकों को दिए जाते हैं, कृपया इस बारे में आप जानकारी अवश्य दीजिएगा। जहाँ तक मेडल की बात आती है, एक सैनिक कभी भी मेडल के लिए काम नहीं करता है, कभी भी उसके दिमाग में नहीं होता कि मैं ये काम करूंगा मुझे मेडल मिलेगा। उसके दिमाग में ये बात को सौ परे होती है। उसको सबसे पहले भारत माता की रक्षा के लिए जो प्रण लेके जाता है, जो भारत माता की रक्षा के लिए जो वो सेना में जाता है, सबसे पहले वो काम है। उसके बाद अगर कोई मतलब से हमारी सरकारों को उसे लगता है या सेना के बड़े अधिकारियों को लगता है कि इसने इस तरह का काम किया है, जैसे भारत आज़ाद होने से पहले जो सबसे बड़ा मेडल था वो विक्टोरिया क्रॉस था, जो मतलब ब्रिटिश सरकार के तहत रह के हमारी सेनाएं काम करती थी, और अदम्य साहस दिखाने पे जब विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता था। आजकल उसको उसके बाद परमवीर चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा सम्मान चक्र है जो युद्ध के समय में मिलता है, और शांति काल के समय में जो सबसे बड़ा वीर चक्र, वो मतलब वीरता के पदक मिलता है, वो अशोक चक्र है। लेकिन एक सैनिक नहीं सोचता कभी भी कि उसको क्या वो मिलेगा। एक सैनिक सोचता है कि मेरा फ़र्ज़ क्या है, मुझे वो क्या करना है। मेरे साथ बहुत से ऐसे साथी थे जो आज नहीं हैं, वो इस देश के काम आए। एक देवी, हम इकट्ठे जा रहे थे, 10-12 सैनिकों की हमारी टुकड़ी थी, और उस टुकड़ी पे जैसे कारगिल वार हुआ, कारगिल वार के बाद जब पीर पंजाल का, जैसे कारगिल आया, पीर पंजाल का भी हमारा दूर दराज का क्षेत्र था जहां हमारी सेनाएं कम जाती थी, उसके बाद वहां जाने लगी। तो मुझे आज भी याद है कि भाई 2001 में हम 10-12 आदमी जा रहे थे, और उसमें एक आईडी ब्लास्ट हुई। जो मेरे साथी देवी सिंह थे भरतपुर से, और एक रणधीर सिंह, वो दोनों मतलब रणधीर सिंह 80% 90% कैजुअल्टी हो गए थे, और शहीद देवी सिंह भारत माँ की रक्षा करते करते अपने प्राणों को न्योछावर कर गए थे। तो ऐसे और भी साथी का मतलब हमारे बीच से जान आया। तो उन्हें कभी थोड़ी सोचा है कि मेडल क्या आएगा, उन्हें सोचा कि मैं देश के लिए कब काम करूँ, मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है। तो वो जब भी उसको देश का दुश्मन दिखता है उसका खून खोलता है कि मैं इसको मारूं, मतलब। लेकिन उसको मेडल की बहुत बाद की बातें, वो सेना की बातें हैं, बाद में हैं। चलो उनको एक शौर्य सम्मान मिलता है, ये उसके एक परिवार के लिए, उस एरिया के लिए, उस भारतवासी के हर एक के लिए वो एक वीरता की बात, एक सम्मान की बात ज़रूर है कि इसने लड़ाई में ऐसा पदक जीता। लेकिन उससे पहले हमारे देश पर है। बिल्कुल सर, आपने बताया कि कोई भी सैनिक एक मेडल के लिए काम नहीं करता, वो देश की सेवा अपनी अंतरात्मा से करता है। और जो मेडल्स का जो सिलसिला हमारे भारत में चलता है वो अनायास ही दे दिया गया है भी, अच्छा काम आपने किया। लेकिन एक सैनिक कभी एक मेडल के लिए लड़ाई नहीं करता, मेडल के लिए अपने प्रयास नहीं करता, उसका प्रयास केवल देश को समर्पित है। और मुझे लगता है कि इससे अच्छा पुरस्कार तो शायद हो ही नहीं सकता है। और मुझे लगता है पूरा जीवन को यदि सार्थक करना है तो या तो शहीदों का सम्मान कीजिए या शहीदों से जुड़ जाइए। तो मुझे लगता है कि एक लाइफ का जो बहुत अच्छा मोटिव हम लोग लेकर के चल रहे हैं वो हमारा सफल हो जाएगा। और इसी के साथ सर, क्योंकि भारतीय सेना की बात हो रही है, आज थल सेना की बात करें, वायु सेना की बात करें, जल सेना की बात करें, तीनों सेनाएं हमारी बहुत मजबूत हैं। और इतनी मजबूत हैं कि आज अमेरिका जैसा देश उस सेना को लेकर के थोड़ा सा सोचता है कि यदि यहाँ से कुछ गड़बड़ी हुई तो ठीक नहीं होगा। तो सर चाहूँगा जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उनका जो अभी जो बढ़ोतरी हुई है, जो विकास अभी हुआ है, उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। ऐसा है, जैसे मैंने पहले बोला कि भाई सैनिक पहले भी हमारे देश की सैनिकों की चर्चा
वर्ल्ड लेवल पे होती थी, जैसे विक्टोरिया क्रॉस जी। ब्रिटिश सरकार जी। देती थी। और मैं एक बताता हूँ, जहाँ जिन जिन को विक्टोरिया क्रॉस मिला है, जैसे सूबेदार रिछपाल राम महेंद्रगढ़ से जी। हैं, उनको विक्टोरिया क्रॉस। आज भी उनकी इंग्लैंड में जब भी कोडिया उनकी सेना के फंक्शन होते हैं तो तब उनको बुलाते हैं, जी। उनकी उनने इतना साहस दिखाया। और जैसे ध्यानचंद की बात आई, हिटलर जैसे तानाशाह ने उनका सम्मान किया कि आप मेरी सेना में आइए। और आज जैसे आप बात कर रहे हैं अमेरिका की, तो ये हमारा सदियों से चला आ रहा है। हमारा सैनिक की जो मतलब सराहना करते हैं, जो हमारा सैनिक का जज्बा दिखता है, वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे पहले भी दिखता था और आज भी दिखता है। जी, तो मतलब ये कोई नई बात नहीं ये है। कोई नई बात नहीं है। ध्यानचंद का बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बातें हैं जी। कि भाई हिटलर ने उनको बोला है कि मैं आपको अपनी सेना का सेनापति बनाता हूं, तो उसने कहा कि मैं सिपाही ठीक है, लेकिन मैं अपने देश के लिए काम करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी देखिए, एक पद को ठोकर मार देना, और उस समय की बहुत बड़ी वैश्विक ताकत था हिटलर, और उन्होंने उसको मना कर दिया केवल अपने देश की सेवा के लिए। मुझे लगता है ये जज्बा, ये उबलता हुआ खून हम भारतीयों में ही हो सकता है। और बात यदि करें हमारे देश में बढ़ती हुई इस ताकत की, वो तीनों सेनाओं में जो निरंतर प्रयास चल रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, और निरंतर हमारी तीनों सेनाएं विश्व भर में अपना लोहा मनवा चुकी हैं और बढ़ती जा रही हैं। और हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है सर, क्योंकि उसी भारत में हम लोग पैदा हुए हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में भी खुशबू है। और एक विशेष जो बात सर इस विषय में रहेगी, क्योंकि हम लोग पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं, तो समय की बड़ी पाबंदियां रहती हैं, लेकिन बातचीत तो बहुत सारी हैं। क्योंकि सर जो युवा हैं वर्तमान स्थितियों में, युवाओं का जो रुझान है, वो फ़ोन उसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहा है बिगाड़ने में। क्योंकि अब युवा रील में जीने की कोशिश करते हैं, रियल से उनका पूरी तरह जो कांटेक्ट है वो टूट गया है। अब उनको लगता है कि जो रील में चल रहा है, अभी मैंने आपसे मैं बात कर रहा था कि रील में जो वॉर चल रही थी वो एक अलग थी, जो वास्तविक रूप से अभी एक वॉर चली थी वो टोटली उससे अलग था। उसमें मीडिया का भी इंटरफेयर रहा, कुछ कमियां हमारी मीडिया में भी रही हैं, कुछ रिपोर्ट जो है ओरिजिनलिटी के साथ नहीं दिखाई गई है। तो क्या जो हम इस यहाँ बैठ करके, देश की सीमाओं के अंदर बैठ करके जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारी आर्मी की मानसिकता पर पड़ता है? नहीं, हमारी आर्मी की मानसिकता पे तो बिल्कुल नहीं पड़ता। जी। कहीं हमारी आर्मी इस मीडिया से मतलब ना तो कभी डिस्टर्ब होती ना होगी, जी। वो इतने माइंड स्ट्रोक हैं। लेकिन दुश्मन देश को कहीं ना कहीं फ़ायदा होने की ज़रूर चांसेस रहते हैं। जी। वो आर्मी की हर छोटी छोटी लोकेशन बताते हैं। जैसे मैं ताज अटैक को लेकर बोलूँ, जी। ताज अटैक की जो लाइव थी वो चल रहा था, और दुश्मन देश से, पाकिस्तान से जो टेरर यहाँ आए थे, उनको सीधा दिशा निर्देश मिल रहा था कि अब NSG उधर ड्रॉप करगी, अब उधर होगी, उनको सब पता था। इस करके मीडिया को भी इतना जिम्मेवार होना चाहिए, ताकि जो सेनाओं की जो बाउंडेशन है या जो सेनाएं जिन जो हिदायतें देती हैं उसी के तहत प्रचार करना चाहिए। जैसे अभी ये पिछले जो 4-5 दिन था, इससे पहले 5-4 दिन जो मीडिया में चले, अभी अटैक किया, अभी अटैक किया, मुझे तो ऐसा भी लग रहा था कुछ कि कहीं ये ना चला, भारत सरकार को ही पता ना लगे सुबह मीडिया ने अटैक कर दिया। मतलब मुझे तो लगता है जब नहीं करेगा तो मीडिया ही कहीं अटैक ना कर देगा। तो वो इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने देश की सेनाओं की बातों को ध्यान में रख के तभी ऐसी खबरें चलानी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि मीडिया में तो हम लोग रात रात में लाहौर को भी जीत चुके थे, उसमें बहुत सारी ऐसी भ्रामक जो न्यूज़ थी वो फैलाई गई। और मैं चाहूँगा जितने हमारे सम्मानित साथी मीडिया से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं वो इस बात को ध्यान में रखें। हमारी TRP से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी देश की सुरक्षा है, और TRP बढ़ाने के चक्कर में जो इस प्रकार की ये जो तथ्य नहीं है, बे बात की जो तथ्य मीडिया को दिखा देती है टीवी पर, उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारी आर्मी पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारे दुश्मनों तक पड़ता है, उसको बहुत फ़ायदा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार की कोई भी आपके पास भ्रामक कोई ऐसी पोस्ट आती है, कोई ऐसी वीडियो आती है, तो हम उसको नकारा करें, उसको काट दें, उसके क्लोज करवाने का प्रयास करें। क्योंकि इस प्रकार की सिचुएशन जो बनती है वहाँ ज़रूरी है कि हम लोग अपने जो जितना हमारा जो ये सर्कल बना हुआ है हम उसको बंद करके रखें। क्योंकि चौथा स्तंभ इसलिए कहा गया क्योंकि वो आर्मी के साथ खड़ा होकर के मजबूती से काम करे।
यानी कि आपने पता कि करंट लोकेशन वो टीवी के माध्यम से दे रहे थे, वो बहुत गलत था। तो हमें इस प्रकार के सभी पत्रकार साथियों से इसी प्रकार की उम्मीद है कि वो सुधार भी करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे देश की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर मैं चाहूँगा पॉडकास्ट के, क्योंकि जितने हमारे इस मंच पर अब तक के महानुभाव आए हैं और आप जी आए हैं, तो मुझे लगता है कि देश की बात हुई है और देश की सीमाओं की बात हुई है, सम्मानित शहादत की बात हुई है। मैं चाहूँगा सर आप अपना अंतिम संदेश हमारे दर्शकों को दें ताकि युवाओं तक वो बात सीधी पहुँचे। मैं अपने दर्शकों को और अपने देश के युवाओं से एक बात कहना चाहता हूँ कि देश के लिए वो काम करें, और आप सेना में रह के भी देश के लिए काम कर सकते हैं, और सेना से अगर नहीं जाएं तो जब भी देश को जिस तरह की ज़रूरत हो, एक अच्छा नागरिक बन के देश के लिए इस तरह का काम करें। जैसे आजकल एक स्कीम मतलब सेना में एक नया दौर शुरू हुआ है अग्निवीर का। आजकल मतलब बड़ा एक भ्रामक है कि भाई अग्निवीर है, 4 साल की है। चलो सरकारों को सोचना चाहिए कि भाई उसमें 25% है या 50% या जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी देश के युवाओं से कहता हूँ अग्निवीर हो, कुछ हो, देश के लिए काम करने का मौका मिले तो ज़रूर हिस्सा लेना है अग्निवीर में भी। यानी आपके, मुझे लगता है ये देश की सरकारें और राज्य की सरकारें इतना ज़रूर सोचेंगे आपके आने के बाद भी आप बेरोज़गार ना रहें, और सरकारों को भी इस दिशा में और कदम उठा के कि कोई भी अग्निवीर यहाँ आके बेरोज़गार ना रहे, उसके लिए काम करे। लेकिन फिर भी मैं युवाओं से चाहता हूँ अग्निवीर हो, कैसे भी हो, अगर देश के लिए काम करना पड़े तो ज़रूर करिए। बिल्कुल सर, और मुझे ऐसा लगता है कि सीधी बात हमारे युवाओं तक पहुंच गई है। आज हम सब ये प्रण लें और अपने मन में ये ठान लें कि जिस भी प्रकार से हम अपने देश के काम आ सकते हैं उस प्रकार से हम अपने देश के साथ में जुड़ करके चलें और प्रयास करें देश की सुरक्षा को बनाए रखने का। इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।